नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया। सिब्बल ने कहा कि तत्काल सुरक्षात्मक आदेश बहुत जरूरी है क्योंकि शिंदे गुट चुनाव आयोग के आदेश के बाद पार्टी के कार्यालयों और बैंक खातों को अपने कब्जे में ले रहा है, जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ संविधान पीठ की सुनवाई के बाद कल दोपहर 3:30 बजे मामले की सुनवाई करने पर सहमत हो गए। बता दें, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ शिवसेना में टूर से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सुनवाई कर रही है। हालांकि सिब्बल ने अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई आज की जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहते हुए असहमति जता दी कि वो सुनवाई से पहले फाइलों को पढ़ना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विवादास्पद फैसले पर उद्धव ठाकरे की याचिका पर कल बुधवार को सुनवाई से पहले शिवसेना आज मंगलवार 21 फरवरी की शाम को अपनी बैठक करने वाली है। महाराष्ट्र में सत्ता के इस खेल में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। शिवसेना दो हिस्सों में बंटने के बाद कमजोर हो चुकी है। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना के नाम पर आज मंगलवार शाम को अपनी पहली अहम बैठक करने वाला है। 4 दिन पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को सौंप दिया। आयोग के इस फैसले की चारों तरफ आलोचना हो रही है क्योंकि ठाकरे परिवार ने ही शिवसेना स्थापित की थी, लेकिन अब बाला साहेब ठाकरे के बेटे से उनकी ही पार्टी और चुनाव निशान को छीन लिया गया है। वहीं अब शिंदे गुट की नज़र शिवसेना भवन पर है। हालांकि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है और उसके ट्रस्टी ठाकरे परिवार के लोग हैं। 24 घंटे से भी कम समय के बाद एक कानूनी फर्म ने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र भेजकर शिवई ट्रस्ट के प्रमुख से संपर्क करने के लिए कहा, जो शिवसेना भवन चलाता है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक ट्रस्ट के दफ्तर का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए कैसे किया जा सकता है, ये अवैध है। ये एक तरह से उस गतिविधि पर हमला है जो कल सोमवार को शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाकर किया था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के द्वारा नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र गौतम दास मोदी कहे जाने का विवाद बढ़ गया है। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल गौतम अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी संदर्भ में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने कहा, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आप संसद में चर्चा से क्यों भागते हो। जब नरसिम्हा राव ने जेपीसी बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने जेपीसी बनाई, नरेंद्र दामोदर दास को जेपीसी से क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद पास बैठे नेताओं ने बताया कि नरेंद्र दामोदर दास, तो खेड़ा ने कहा कि नाम भले ही दामोदर दास हो, काम गौतम दास का करते हैं। इसी के बाद विवाद बढ़ गया और बीजेपी हमलावर हो गई। पवन खेड़ा के द्वारा नरेंद्र मोदी के नाम को या कहें कि पिता के नाम को गौतम दास कहने के बाद बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए कहा कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को कहीं सफलता नहीं मिल रही है। मेरे और सार्वजनिक जीवन के लिए चिंता करने वाले सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता बने, तब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया, देश की सुरक्षा सुनिश्चित की और दुनिया भर में जिनका सम्मान होता है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। शाह ने कहा कि आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, मैं तो समझ रहा हूँ ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है, ये बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। उन्होंने कहा कि मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने पीएम मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। नतीजा आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस जाता रहा है। आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, देश भर की जनता से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप 2024 का नतीजा देखेंगे। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर देखने से भी नहीं देखेगी, देश की जनता इसका हिसाब करेगी। पवन खेड़ा की टिप्पणी के बाद मचे बवाल और अमित शाह के हमले के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ही कहा है कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री का और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं, तब तो नॉर्थ ब्लॉक के एचएमडी साहब कुछ नहीं बोलते। खेड़ा ने कहा कि हमने तो प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान भी नहीं किया, ना हमारे ऐसे संस्कार हैं। बता दें, पवन खेड़ा बीजेपी के नेताओं के द्वारा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर सालों से की जा रही टिप्पणियों को लेकर बात कर रहे थे।
मालूम हो कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी नेहरू सरनेम को लेकर गांधी परिवार पर व्यक्तिगत और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणी की थी, जिसके बाद भी हंगामा हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग नेहरू सरनेम लगाने में शर्माते क्यों हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने उनकी काफी खिंचाई की और कहा कि पीएम को देश की संस्कृति की बुनियादी समझ नहीं है, यहाँ कौन नाना के सरनेम का इस्तेमाल करता है। इसके बाद महिलाओं के मायके के सरनेम को लगाने की नीति बनाने की भी मांग होने लगी। हालांकि पीएम को संसद में जो बात कहनी थी वो कह दी और उसके बाद बयानबाजी का जवाब नहीं आया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को 12 विपक्षी सांसदों के खिलाफ मामले को जांच और रिपोर्टिंग के लिए सदन की विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। इन सांसदों पर सदन के वेल में बार बार हंगामा करने, नारेबाजी करने, कार्यवाही को बाधित करने जैसे आरोप हैं, यानी इन पर विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई हो सकती है। विशेषाधिकार हनन मामले का सामना कर रहे 12 सांसदों में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, संदीप पाठक, सुशील कुमार गुप्ता और कांग्रेस के कुमार केतकर, फूलो देवी नेताम, इमरान प्रताप गढ़ी, शक्ति सिंह गोयल, नारायण भाई राठवा, एल हनुमंथैया, रंजीत रंजन, नासिर हुसैन व जेबी माथेर शामिल हैं। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक 9 सांसद कांग्रेस से हैं और 3 आम आदमी पार्टी से हैं। बता दें, अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर और कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन को रद्द करने को लेकर इन सांसदों ने सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित किया था, जिससे सदन को भी स्थगित करना पड़ा था। इसी को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसदीय समिति से कांग्रेस और आप के 12 विपक्षी सांसदों द्वारा सदन के वेल में बार बार घुसने, नारेबाजी करने और सदन की कार्रवाई बाधित करने के कथित विशेषाधिकार हनन की जांच करने को कहा है। मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को लेकर ही की गई टिप्पणी को लेकर काफी वायरल हो गए। दरअसल जावेद अख्तर हाल ही में फैज़ फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए लाहौर गए। इस दौरान जावेद अख्तर के दिए इंटरव्यू की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, सुर्खियां बटोर रही है। इस क्लिप में जावेद अख्तर पाकिस्तान से शिकायत भरे लहजे में खरी खरी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद अख्तर कहते हैं, हमने तो नुसरत और मेहंदी के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत यह है कि हम एक दूसरे को इल्जाम ना दें, उससे समाधान नहीं निकलेगा। जावेद अख्तर ने इसके आगे कहा कि बात यह है कि आजकल इतनी गर्म फिजा है, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा कि कैसे हमला हुआ था। वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना मिस्र से थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तान के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि फैज साहब जब भारत आए थे तो ऐसा लगता था कि कोई राष्ट्र प्रमुख आया हो। आपने कभी कैफी आजमी, साहिर का कोई इंटरव्यू पीटीवी पर देखा है? हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ है। ये जो बंदिशें हैं जिसके कारण एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं, ये दोनों तरफ हैं और माफ कीजिएगा कि पाकिस्तान में ज्यादा हैं। हरियाणा पुलिस के लिए गौरक्षक दल किस तरह मुखबरी करते हैं, ये तथ्य राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों की भिवानी जिले में हत्या के बाद सामने आया है। इस मामले में फरार चल रहे मोनू मानेसर के अलावा 2 अन्य आरोपी हरियाणा पुलिस के लिए मुखबरी करते थे, यानी हरियाणा पुलिस को सूचनाएं देते थे। इंडियन एक्सप्रेस ने मंगलवार 21 फरवरी को प्रकाशित रिपोर्ट में इन कथित गौरक्षकों के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राजस्थान के जुनैद और नासिर की हत्या के आरोपी 3 आरोपी हरियाणा पुलिस के साथ नूह जिले में पुलिस मुखबिर के रूप में शामिल हैं। आरोपी ने पशु तस्करी के संदिग्ध मामलों में पुलिस की मदद की थी। एफआईआर में नामजद अभियुक्तों लोकेश सिंगला, रिंकू सैनी और श्रीकांत की पहचान हरियाणा पुलिस के रिकॉर्ड में पुलिस मुखबिर के रूप में की गई है। पिछले 2 महीनों में फिरोजपुर, झिरका और नगीना पुलिस स्टेशनों में नूह पुलिस द्वारा दर्ज की गई कम से कम 4 एफआईआर में 3 लोगों को मुखबिर के रूप में दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि संदिग्ध गाय तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने में तीनों आरोपी हरियाणा पुलिस के साथ जाते थे। बता दें, जुनैद और नासिर की हत्या और शवों को जलाने के सिलसिले में राजस्थान पुलिस की एफआईआर में 3 लोगों का नाम दर्ज है। ये तीनों नाम मोनू मानेसर के गौरक्षक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। राजस्थान पुलिस ने अपनी एफआईआर में कुख्यात गौरक्षक मोनू मानेसर का भी नाम लिया है। भिवानी में जली बोलेरो में मिले 2 शव के मामले में आरोपी सोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत की गई है। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ ने सड़क पर जाम लगाया और इतना ही नहीं, महापंचायत में राजस्थान पुलिस को खुली धमकी दी गई। महापंचायत में कहा गया कि पुलिस मोनू मानेसर के यहाँ छापे डालती है तो पुलिस अपने पांव पर वापस नहीं जाएगी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मोनू के समर्थन में मानेसर में हिंदू महापंचायत में ऐलान किया गया कि मोनू मानेसर और उसकी टीम के लिए फंड बनाया जाएगा ताकि कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके।
इतना ही नहीं, महापंचायत में धमकी दी गई कि अगर राजस्थान पुलिस मोनू पर कार्रवाई करने के लिए आती है तो वो अपने पांव से वापस नहीं जाएगी। महापंचायत ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।